नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। हमने पिछले सेशन में पिलर्स के बारे में स्टडी की थी कि राज्य सरकार को चलाने के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम ये एलिमेंट्स या फिर पिलर्स को स्टडी कर लें डिटेल से तो हमारी राज्य पॉलिटी क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमने यही तो पढ़ना कि राज्य सरकार चलती कैसे है। राज्य सरकार के बारे में पढ़ना भाग 6 के अंदर, अगर वही कर लिया तो फिर राज्य पॉलिटी क्लियर हो जाएगी। अब मैंने उसमें से एक टॉपिक उठाया गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, अब ये राज्यपाल अपने देखेंगे इसकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कौन दिलाता है, अगर इमरजेंसी में ये ना हो तो कौन काम करता है इनकी जगह, ये कौन से आर्टिकल्स के अंदर लिखे हैं सारा कुछ, या इनको कौन नियुक्त करता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले समझते हैं हम कि राज्यपाल होता कौन है। देखो, राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। मैंने आपको बोला था कि सारे काम जो होते हैं कार्यपालिका के अंदर, जब कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट करना है तो राज्यपाल का सिर्फ नाम चलेगा। असल में काम कौन कर रहा है? असल में मंत्रिपरिषद काम कर रही है। मंत्रिपरिषद में सीएम भी आ जाता है और अन्य मंत्री भी आ जाते हैं, तो काम तो वो कर रहे हैं, वो तो वास्तविक प्रमुख हो गए, लेकिन नाम किसका चल रहा है? नाम राज्यपाल का चल रहा है। इसीलिए औपचारिक प्रधान, प्रथम नागरिक और सैद्धांतिक प्रमुख कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ। मैंने आपको ये भी बताया था पिछले सेशन में कि इनके 2 रोल होते हैं, कार्यपालिका के अंदर भी और विधायिका के अंदर भी। विधायिका के अंदर जब कानून बनता है तो इनके साइन से ही बनता है। पहले विधानसभा के अंदर आएगा बिल, उसके बाद विधान परिषद अगर है उस राज्य के अंदर उसमें बिल जाएगा, उसके बाद राज्यपाल जी साइन करेंगे, फिर ये बनेगा एक्ट, यानी कि बिल एक्ट में कन्वर्ट तब होगा इनके साइन करने पर। और जब एक्ट बन गया उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट भी किसके नाम से होगा? कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल के नाम से। ये मैंने आपको बताया था, इसका दोनों जगह तभी नाम आता है, कार्यपालिका के अंदर भी और विधायिका के अंदर भी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये तीनों कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, और ये तीनों अगर एग्जाम में कैसे मर्जी घुमा फिरा के आ जाए कि राज्य का औपचारिक प्रधान कौन कहलाता है, प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, सैद्धांतिक प्रमुख कौन कहलाता है, जवाब सिर्फ एक, राज्यपाल। ठीक है जी, आगे समझ। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, यानी कि इसको केंद्र सरकार भेजती है राज्यपाल को। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे क्या किया, या पुराने टाइम में ऐसा सिस्टम क्यों किया भी केंद्र सरकार के द्वारा? जैसे सीएम वगैरह चुने जाते हैं तो इनको भी तो चुन सकते थे, ऐसे क्यों नहीं किया? सोचो समझो कैसे होता है ये। देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका कंट्री और कनाडा कंट्री, इनका अपने एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका के अंदर जो राज्यपाल थे वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते थे। हम तो कर तो ये भी सकते थे, जब संविधान हमारा बन रहा था तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि यार जनता द्वारा ही चुन लेते हैं, जो राज्यपाल है वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों नहीं चुना? सोच समझ के इन्होंने फैसला लिया। ये देखो कैसे, अगर राज्यपाल डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता तो इसके नुकसान होते। पहला नंबर नुकसान कि जब सीएम है वो भी तो जनता द्वारा चुना जा रहा है। हम एमएलए चुन रहे हैं, विधानसभा के अंदर वोट कर रहे हैं, एमएलए चुने जा रहे हैं, एमएलए से वो अपना नेता चुन रहे हैं, सीएम बना रहे हैं, वो भी तो जनता द्वारा चुना जा रहा है, सीएम भी। प्लस अगर राज्यपाल भी जनता द्वारा चुना जाता या निर्वाचित किया जाता तो फिर दोनों में फर्क ही क्या हुआ? ये भी जनता द्वारा, ये भी जनता द्वारा। उल्टा इनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी जो उचित नहीं है, तो ये तो गलत है फिर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा 1947 के टाइम जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम कुछ रियासतें या स्टेट हमारे भारत में मिलना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा हो। हालांकि मिलना तो उनको पड़ा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलवाया उनको। ठीक है, तभी तो उनको लौह पुरुष कहते हैं। इसीलिए हम ये नहीं चाहते थे कि दोबारा वैसी कंडीशन पैदा हो, तभी तो हमने केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया स्टेट के बजाय, ताकि कोई भी राज्य है स्वतंत्र होने की कोशिश ना करे। ठीक है जी। तो दूसरी नंबर कंडीशन कि स्वतंत्र होने वाली कंडीशन भी हो सकती थी अगर राज्यपाल को डायरेक्ट निर्वाचित कर देते तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं कर सकते। तीसरा कारण ये है कि जब अगर कोई राज्यपाल निर्वाचित होगा तो वो किसी ना किसी दल या पार्टी से जुड़ेगा। अगर किसी दल या पार्टी से जुड़ गया तो उसके बाद क्या वो निस्वार्थ भाव से काम कर पाएगा केंद्र के लिए? नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये तो भाई कट हो गया बिल्कुल, ये तो करना उचित है ही नहीं। भी राज्यपाल डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाए तो ये नुकसान है हमें, और ये हम चाहते ही नहीं है, तो फिर इधर आ जाओ केंद्र द्वारा। अच्छा, एक और बात, जब इतना कुछ अपने को जनता द्वारा चुना जाए तो इतना अपने को करने की जरूरत ही क्या है? काम तो उसका औपचारिक है, यानी कि काम सिर्फ उसका औपचारिक क्या है, उसको फॉर्मेलिटी करनी है, साइन करना है, उसका नाम चलना है।
तो फिर इसे इतनी जटिल व्यवस्था करने की जरूरत ही क्या है? कहाँ जरूरत पड़ रही है इतनी जटिल व्यवस्था करने की, इतने पंगे करने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो अपने क्या करें, अपने इसको केंद्र द्वारा ये सिस्टम अपना लिया, यानी कि ये केंद्र द्वारा नियुक्त होगा, ठीक है, केंद्र द्वारा, तभी इसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कहा जाता है। समझ गए बात? क्या इतनी समझ आ गई बात? ठीक है, चलो अब हम इसके बाद समझते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति, शपथ, ये सारी चीजें किस किस आर्टिकल्स में लिखी है और उनको समझते हैं डिटेल से। ये अपने को आर्टिकल्स देखने हैं, सारी लगभग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने लिखे हैं। और एक आप क्या करना, कोई भी गाइड ले लेना साथ में, जो बचे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। मैं यहाँ पे आपको लगभग सारा करवा रहा हूँ, फिर भी कोई बचे कुछ पॉइंट आपकी गाइड से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी आप गाइड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अपने यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं। 152 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है? 152 के अंदर लिखा है कि राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? सीधी सी बात है, राज्य वो है जो अनुसूची फर्स्ट के अंदर लिखा है। अब अनुसूची क्या है? अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। जो संविधान में नहीं लिखा वो अनुसूची में लिख के संविधान के पीछे लगा दिया, वो अनुसूची है बस। अनुसूची फर्स्ट में क्या लिखा है भी हमारे कौन कौन से राज्य हैं। अब हमारे प्रेजेंट में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि 28 राज्य। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर भी यार राज्य था, लेकिन अब उसको राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है अपनी, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 152 आर्टिकल के अंदर राज्य की परिभाषा लिखी हुई है बस। अब 153 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल होना चाहिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, यानी कि जो राज्यपाल होने का प्रावधान है वो 153 के अंदर लिखा है। और ये जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया 7वां संविधान संशोधन, ये क्या है? पहले मूल संविधान के अंदर जब संविधान बना था उसके अंदर तो लिखा था कि राज्यपाल होना चाहिए प्रत्येक राज्य का, लेकिन 7वां संविधान संशोधन जब 1956 के अंदर आया उसमें क्या लिखा गया कि 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। समझ गए बात क्या? यानी कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। अब ये संविधान संशोधन जिसको नहीं पता, लगभग सारों को पता होता है, लेकिन मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है तो मैं हर बात बताऊंगा जितनी हो सकेगी, ठीक है। संविधान संशोधन क्या होता है? मैंने आपको इतना तो बताया हुआ कि एक्ट क्या होता है। एक्ट वो होता है जो राज्यपाल के साइन करने के बाद कानून बन जाता है। अब उस कानून के अंदर या एक्ट के अंदर फ्यूचर में कभी चेंज करना पड़ गया, या मान लो एक टैक्स का एग्जांपल ले लो, आज टैक्स कुछ हो रहा है, कल को टैक्स को घटाना बढ़ाना पड़ गया, तो वो चेंज करना है, तो उसके लिए फिर दोबारा बिल लाएंगे, तो वो बिल क्या कहलाएगा? जब वो एक्ट बन जाएगा तो वो संशोधन कहलाएगा, संविधान संशोधन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट और हिंदी में संविधान संशोधन। समझ गए बात क्या? समझ गए होगी। अब 153(3) के अंदर क्या लिखा है? वेतन एवं भत्ते, यानी कि राज्यपाल ने कितनी सैलरी मिल सी, के भत्ता बुत्ता मिल सी, के फैसिलिटी मिल सी, सारा 153(3) के वहां लिखे। समझ गया बात के? और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा संसद। अब संसद में कौन कौन आता है? संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे, संसद केंद्र। जैसे हमारे यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है, वैसे केंद्र के अंदर क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ गए बात क्या? तो कौन डिसाइड करेगा? संसद। संसद विधि द्वारा निर्धारित होगा कि कितने वेतन मिलने हैं, कितने भत्ते मिलने हैं। ये लो जी। 154 के अंदर क्या लिखा है? कार्यपालिका शक्ति, यानी कि मैंने आपको जब कार्यपालिका पढ़ाया था, जब पिलर पढ़ा रहा था पिछले सेशन में, तो कार्यपालिका के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल के नाम से ही सारे काम होंगे। जो भी काम, जो भी शासन चलेगा या जो भी नया एक्ट आया उस पर राज्यपाल का नाम लिखा होगा। असल में काम कौन कर रहा है? असल में पीएम काम कर रहा है, उसकी मंत्रिपरिषद काम कर रही है, लेकिन नाम किसका चलेगा? राज्यपाल का। इसीलिए 154 आर्टिकल के अंदर लिखा है कि राज्यपाल की शक्ति कार्यपालिका में निहित होगी, यानी कि जो राज्यपाल की शक्ति है वो कार्यपालिका में निहित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका के जितने भी काम हैं वो राज्यपाल के नाम से चलेंगे। सिंपल है, बड़ा सौखा है ये तो। देखो 155 के अंदर क्या है? 155 के अंदर है नियुक्ति। नियुक्ति मतलब भी मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी कि इसको केंद्र सरकार भेजती है। तो कौन नियुक्त करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ पे भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं कर रहा, यहाँ पे भी असल में काम कौन कर रहा है? पीएम और मंत्रिपरिषद, लेकिन नाम किसका चल रहा है? राष्ट्रपति का। भी राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, लेकिन किसने अभी ये इसको नियुक्त करना चाहिए, इसको नियुक्त करना चाहिए, पेश किसने किया सामने लिस्ट भी, इसको नियुक्त करो, पीएम और मंत्रिपरिषद ने, लेकिन नाम किसका चल रहा है? राष्ट्रपति का। समझ गए बात क्या?
यानी कि नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हो रही है। 155 आर्टिकल के अंदर ये लिखा है, दोबारा देख लो। पहले राज्य की परिभाषा, फिर उसके बाद राज्यों का राज्यपाल होना चाहिए, उसके बाद एक एक्ट आया, संशोधन हुआ, उसके अंदर क्या लिखा था कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, इसके अंदर वेतन भत्ते, इसके अंदर कार्यपालिका, इसके अंदर नियुक्ति। बताओ क्या प्रॉब्लम है, बड़ा ही सुख है ये तो। चलो अब इसके आगे वाले आर्टिकल्स करते हैं अपने, उतनी देर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर लेना चाहते हो तो। लो भी अब अपने अगले आर्टिकल्स करते हैं। अपने लास्ट आर्टिकल में क्या पढ़ा था 155 के अंदर, नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हर राज्य में राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के लिए वो कैसे काम करता है, राज्यपाल हर चीज की रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। भी राज्य में के नीति चलन लग रही है, लॉकडाउन लगाना चाहिए, कोरोना की स्थिति की है, के करना चाहिए, को नहीं करना चाहिए, सारा काम की स्थिति बतावे कि नहीं, राष्ट्रपति ने बताया है। भी राज्य में के चलन लग रहे हैं, समझ गया थे कि 156 में क्या लिखा हुआ है, कार्यकाल। अब सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ध्यान रखना, ये मैंने आपको सामान्यतः बताया है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। और वैसे क्या कहा जाता है कि जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल। यानी कि संविधान में उल्लेख है ही नहीं कि किस बेस पे राज्यपाल को हटाना चाहिए और किस बेस पे नहीं हटाना चाहिए, ऐसा कुछ उल्लेख ही नहीं है। इसका मतलब सर कि जब मर्जी हटा सकते हैं, बिल्कुल जब मर्जी हटा सकते हैं। सर को एग्जाम्पल तो दो, एग्जाम्पल देखो। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके अंदर जितने भी कांग्रेस सरकार थी पीवी नरसिम्हा की, उन्होंने क्या किया, जितने भी राज्यपाल दूसरी पार्टी के थे, लगभग 14-15 राज्यपाल थे, उनसे त्याग पत्र मांग लिया। ले आओ भाई त्याग पत्र ले आओ, अब मैं आ गया। तो कोई भी कहने का मतलब है कि जब मर्जी हटा सकते हैं। कार्यकाल इसका किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। फिर सर आपने 5 वर्ष क्यों लिखा, ये तो सामान्यतः है, 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं उसको, और 5 वर्ष के बाद भी। बाद वाला नहीं समझ आया सर, बाद वाला समझो। जब तक राज्यपाल दूसरा उसकी सीट पे नहीं आता, उसके पद पर नहीं आता, तब तक राज्यपाल अपना पद नहीं छोड़ेगा। एक इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको। हरियाणा के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, उन्होंने 5 वर्ष से ज्यादा काम किया था अपनी सीट पर, 5 वर्ष से ज्यादा अपने पद पर रहे थे, क्योंकि राज्यपाल अगले आए नहीं थे। समझ गए बात क्या, ये लो, ये आपका कार्यकाल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी मेन आपको पहली लाइन यही याद रखनी है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। पहले भी हटा सकते हैं और ज्यादा भी काम कर सकते हैं। अगर जब तक ज्यादा वाली कंडीशन क्या है, जब तक अगला राज्यपाल नहीं आएगा तब तक वो अपनी सीट पे बना रहेगा। और कम वाली कंडीशन क्या है, कम पे जितनी देर कम पे ये कंडीशन है भी, पहले भी उनको हटा सकते हैं। समझ गए बात क्या। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को समझो। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है, राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, अनिश्चित 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निश्चित। भाई निश्चित तो है, लेकिन 5 वर्ष भी तो लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। भाई निश्चित जब 5 वर्ष है तो इसको तो कट कर देंगे। उसके बाद अनिश्चित, अनिश्चित भी वाली कोई कहानी नहीं है, तो ये भी कट कर दो। अब रहा कौन कौन सा, 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इन दोनों में से आपको प्रेफरेंस इसको देनी पड़ेगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि वो पहले भी हटा सकते हैं और बाद में भी हटा सकते हैं। प्रेफरेंस इसको देनी पड़ेगी, ये चीज इस पे भारी पड़ रही है। समझ गए बात क्या। अगर ये अकेला 5 वर्ष होता है इसके अंदर, फिर ये 5 वर्ष होता है इस पे, यानी कि अब इसका आंसर कौन सा होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा कौन, राज्यपाल। ये क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। ये लो जी, अब अगला करते हैं अपने 157 अर्हताएं। अर्हताएं क्या होती है, योग्यताएं। योग्यताएं क्या होती है, योग्यताएं क्वालिफिकेशन। तो फार्म फॉर्म भरन कौन जाओगे, भी मैं क्वालिफिकेशन को नहीं मांगा कि B.Ed MA होनी चाहिए जल्दी टीचर बन सको, वही तो है, वही तो योग्यता है, वही तो क्वालिफिकेशन है, वही इसके अंदर है। यानी कि इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं राज्यपाल के लिए। देखो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। पहली, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, और दूसरी भारत का नागरिक हो। ये भारत का नागरिक तो आपको हर में मिल जाएगा, भारत का नागरिक, ये 2 चीजें होनी चाहिए। पहली 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरा भारत का नागरिक हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। शर्तें, अब इन दोनों में फर्क समझो, अर्हताएं और शर्तें में क्या फर्क होता है। ये तो है पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, समझो इस बात को। ये तो जो अर्हताएं होती है ये पॉजिटिव में होती है, यानी कि क्या होना चाहिए, और ये नेगेटिव में क्या नहीं होना चाहिए। बीए इसका तो मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन कैसे मांगते हैं, B.Ed होनी चाहिए, MA होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर के। अब क्या नहीं होना चाहिए, उसकी लिमिट कितनी बिठा, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें जो है ये शर्तें हैं, किस चीज़ के लिए,
जो वो पद धारण करेगा या जो कोई फॉर्म भर रहा है, हर चीज के लिए जो शर्तें होती है वो नकारात्मक के रूप में होती है, ये सकारात्मक के रूप में होती है। समझ गए कि दोनों में फर्क? बिल्कुल। शर्तें कौन कौन सी है? विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होनेगा जी। दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त ये है कि लाभ का पद ना हो। यहाँ ना हो भी हटे राज्यपाल की सीट पर बैठे हो और बेटा कोई बिजनेस चला रखे हो तकड़ो, यहाँ को नहीं कर सका आप। समझ गया आगे? तो मतलब लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और कोई शर्त है इसकी? तीसरी शर्त यह है कि बिना किराया आवास मिलेगा, यानी कि राजभवन मिलेगा। ये होगी शर्तें। शपथ कौन दिलाएगा राज्यपाल को? शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। गुरुजी अगर वो एब्सेंट हो फिर कौन दिलावेगा? फिर दिलावेगा सीनियर जज, यानी कि वरिष्ठतम जज। जो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम जज है, सीनियर जज है, वो दिलाएगा शपथ। अगर ये हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ये एब्सेंट है उस कंडीशन के अंदर। समझ गए बात क्या? 160 में क्या लिखा है? आकस्मिकता का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन होगी भी राज्यपाल का पद खाली हो गया, उसकी सीट खाली है, उस पर कोई नहीं बैठा, कोई काम पड़ गया या उनका राज्यपाल का निधन हो गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है। यानी कि इमरजेंसी के वक्त जब जो राज्यपाल के काम का डिसाइड करेगा भी कौन करेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि राज्यपाल की सीट पर किसको काम कर दें। समझ गए बात क्या? ये लो, बड़ा ही सौखा है ये तो। देखो 156 में कार्यकाल कितना सामान्य था? 5 वर्ष। लेकिन कौन सी चीज इस पे पहले प्रेफरेंस देनी है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। 157 के अंदर योग्यता, 158 के अंदर शर्तें, 59 के अंदर शपथ और 60 के अंदर आकस्मिकता के आधार पर निर्णय। ये लो, बड़ा ही सौखा है ये तो, क्लियर हो जाएगा। ये आर्टिकल्स आप रोज याद करते रहो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरी सीरीज के साथ जुड़े रहे आप रेगुलर अगर मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक बात और, अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप वीडियो पिछली देख सकते हैं। आज का सेशन समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।